जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हब में। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि जो भी हम थ्योरी पढ़ चुके हैं उनके से बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें वो प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, यूपी टेट, सुपर टेट में। ठीक है, स्पेशली इसमें इसके लिए तो रामबाण है ही है, और भी जो यूपी के एग्ज़ाम है जैसे आपका लेखपाल का हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, इन सब में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के बीच शेयर करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच तक इस जानकारी को ज़रूर पहुंचाइए। तो पहला प्रश्न है, धातुओं की सतह पर पाई जाने वाली चमक को क्या कहते हैं? धातुओं की सतह पर पाई जाने वाली चमक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है तन्यता, ऑप्शन बी है आघातवर्धनता, ऑप्शन सी है धात्विक चमक, ऑप्शन डी है भंगुरता। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको तन्यता, तन्यता का मतलब है धातु का वह गुण जिसे खींचकर एक पतला तार दिया जा सके। आघातवर्धनता का मतलब जिसे हम पीट कर एक चादर का रूप दे सकते हैं, यानी जिसे पीटने पर वो पतला रूप ले ले चादर का, वो आघातवर्धनता का गुण है। लेकिन यहाँ चमक यानी धात्विक चमक, ऑप्शन सी सही जाएगा। ठीक है, प्रश्न जो आपसे पूछा गया प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? सोना है, पारा है, लोहा है या एल्युमिनियम है? तो धातु पारा, पारा एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत का चालक है? ऑप्शन ए है गंधक, गंधक जिसे सल्फर बोलते हैं, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है ब्रोमीन। तो यहाँ पे विद्युत का चालक, तो ये ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अधातुओं में आती है, सारी अधातुएं दी गई हैं, तो ये एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का चालक है। अगला प्रश्न है आपका, धातु और अम्ल की क्रिया से, यानी जब धातु और अम्ल की अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। जब धातु यानी मेटल और एसिड की क्रिया होती है तो आपको प्राप्त होता है लवण और हाइड्रोजन। क्या प्राप्त होता है? लवण और हाइड्रोजन, यानी साल्ट और हाइड्रोजन। आप कोई अम्ल लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, जब इनकी क्रिया आप करवाते हैं, धातु आप ले लीजिए जिंक। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप अब क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन +2 चार्ज है ना, यहाँ पे -2, आपका जिंक भी कितना हो जाएगा? +2 चार्ज है। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा जिंक सल्फेट बनेगा, यानी बनेगा ZnSO4 बनेगा, और ये हाइड्रोजन आपका निकलेगा। तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पे दिया गया है, अम्ल और धातु की क्रिया होने पर लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और बता दे रही हूँ। आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, HCl ले लीजिए, आप अब क्रिया करवा दीजिए मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम कितना होता है? 12। ये जुड़ते कैसे हैं? जैसे मैग्नीशियम 12 है, जब हम इनका बनवा रहे हैं तो 2, 8, 10 हो गए, और यहाँ पे 2, यानी यहाँ पे +2 चार्ज हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ जब हम तोड़ रहे हैं तो हाइड्रोजन पे 1 है और क्लोरीन पे 1 है, यानी 1 है। अब हमें यहाँ पे -2 करेंगे तब यहाँ पे, तो इसका आप 2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, यानी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है। अब यहाँ पे आपका बनेगा, क्या बनेगा जब अब क्रिया होगी? तो यहाँ पे आपका बनेगा MgCl। क्या बन जाएगा? MgCl, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन निकलेगा। तो अब यहाँ पे आपको आ गया होगा कि अम्ल की जब धातु से क्रिया होती है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन आपका कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन बी सही जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन बी लगा लीजिए। ठीक है, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे लिंक दी गई हुई है, लिंक पे जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब प्रश्न आपको दिया गया है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? चमक बनाए रखने हेतु, जल से प्रतिक्रिया रोकने हेतु, वजन बढ़ाने हेतु, या ठंडा रखने हेतु? तो सोडियम को जल से प्रतिक्रिया, ये जल से बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करती है। अगर आप सोडियम पे जल डालते हैं तो ये जलने लगता है। जल से प्रतिक्रिया को रोकने के लिए इसको मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हर परीक्षा के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, धातु और ऑक्सीजन की अपक्रिया से क्या बनता है? जब धातु और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, अधातु ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? क्या है अधातु ऑक्साइड? तो अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए है ब्रोमीन, ऑप्शन ए ब्रोमीन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत तार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? क्या है? विद्युत तार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है जस्ता, ऑप्शन डी है सीसा। तो ऑप्शन ए आपका सही जाएगा, तांबा।
अगला प्रश्न है, सिलिकॉन का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, या खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है, या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में, या दवाई के रूप में? तो इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में किया जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु विद्युत का चालक है? यहाँ पे पूछा गया है अधातु विद्युत का चालक, तो ऑप्शन आपका सी सही जाएगा। इसके पहले भी प्रश्न ये पूछा गया था, लेकिन पूछने का तरीका दूसरा था। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बस पूछने का जो तरीका होता है अलग होता है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्रव धातु है? तो पारा द्रव धातु है। कुछ प्रश्न क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, तो वही प्रश्न इसमें भी रिपीटेड हो गया, क्योंकि ये इस चैप्टर से जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, ठीक है, तो कई सालों की परीक्षाओं को लेकर के, और यही यूपी टेट को लेकर ही नहीं, जो झारखंड टेट है, बिहार टेट है, ठीक है, तो हर जगह के टेट में जो भी साइंस के प्रश्न पूछे गए उनको यहाँ पे रखी हूँ, तो कहीं कहीं पे क्या हुआ है, रिपीट हो गया, तो वही प्रश्न यहाँ पे रिपीटेड है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्रव अधातु है? क्या है? निम्न में से कौन द्रव अधातु है? हाँ सॉरी, यहाँ पे पूछा गया कौन सी अधातु द्रव है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो, तो ये भी रिपीटेड है, ऑप्शन आपका ए सही जाएगा, ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, धातुओं की चमक का कारण क्या है? ऊष्मा का चालकता है, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है, या कठोरता है, या घनत्व है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उनकी उपस्थिति के कारण धातुओं में चमक होती है। इन्हीं के कारण एक विशिष्ट पदार्थ हुआ था ना, जब आपको प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसर्स पढ़ाया गया था, उसमें भी यही नियम लागू करता है कि यानी धातुओं में क्या होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए आप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धातु का ऑक्साइड क्षारीय है? धातु का ऑक्साइड पूछा गया है, तो कार्बन अधातु है, सल्फर अधातु है, आप ये से भी ध्यान रखिए अगर ध्यान याद ना हो। मैग्नीशियम क्या है? धातु है ना, अभी आपको बताया गया। नाइट्रोजन अधातु है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगले प्रश्न को आप देखिए। अगला प्रश्न है, अधातु ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? ये भी रिपीटेड है। अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। मैं आपको ये समझा दी हूँ, नोट कर लीजिएगा चाहे। अधातु ऑक्साइड का जब क्षार से क्रिया होती है तो लवण और जल प्राप्त होता है। एक प्रश्न ये बहुत पूछा जाता है, अधातु का तन अम्ल से कोई अपक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें ऐसे दिया जाता है, अधातु तन अम्ल की क्रिया, फिर उसके बाद दिया रहता है अपक्रिया नहीं होती है, क्या कोई अपक्रिया होगी नहीं होगी। ठीक है, एक या दो ऐसे करके आपसे ऑप्शन पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधातु की तन अम्ल से अपक्रिया नहीं होती है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, धातुओं की ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं, सोनोरिटी कहते हैं, या चमक कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही जाएगा। अगर आपको नहीं याद है तो आप एक ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक कैसे लगाई जाती है? तन्यता भी आपको बताएं क्या होता है, खींचने पर तार का रूप आघात वर्धनीयता, पीटने पर वो पतला रूप चादर का ले ले, चमक आपको पता है। तो ये तीनों तो है नहीं, तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही जाएगा। एग्जाम में इस प्रकार से ट्रिक लगाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो आते हैं उनको हम उनके बारे में विश्लेषण करके छाड़ देते हैं, फिर जो नहीं आते उसको रखते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धातु सबसे हल्की है? पूछा गया सबसे हल्की धातु, तो यह आपका लिथियम है, ऑप्शन बी सही है। टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल पे जाके जरूर पढ़िएगा, और आपको कमेंट में बताना है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। क्या बताना है? सबसे भारी धातु। अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है? तो क्या है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, अधातु जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। यहाँ पे ये नहीं किया गया कि जीवों के द्वारा श्वसन में है, क्योंकि जब हम श्वसन लेते हैं, श्वास लेते हैं, तो उसमें एक गैस नहीं जाती है, सारी गैसें जाती है। वायुमंडल में जो भी गैसें हैं सब जाती हैं, लेकिन हमारे लिए आवश्यक कौन सी है? ऑक्सीजन है। जैसे नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है, ठीक है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये सब गैसें भी वायुमंडल से हमारे सांस के द्वारा जाती हैं, लेकिन जिनका हमारा उपयोग है वो हमारे सेल्स ऑर्गेनल्स के द्वारा उपयोग होते हैं, उनकी कम मात्रा हम शरीर से बाहर निकालते हैं, और जिनका उपयोग नहीं होता है वो जितनी मात्रा में हम लेते हैं उतनी मात्रा में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, या जिनका हमारे शरीर में कुछ काम होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे शरीर में कम मात्रा जाती है, लेकिन हम यानी श्वास के द्वारा जब हम बाहर निकालते हैं तो अधिक मात्रा में निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है,
पदार्थ कम से कम कितने अवयव से मिलकर बने होते हैं? आपको बताना है पदार्थ कम से कम कितने अवयव से मिलकर बने होते हैं, 1, 2, 3 या 5। तो पदार्थ कम से कम 2 या 2 से अधिक से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दूसरा सही जाएगा। कम से कम पूछा गया है ना, तो 2 या 2 से अधिक, तो कम से कम 2 जा। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति होती है, समान होती है, अलग अलग होती है, दोनों हो सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका ए सही जाएगा। जो पदार्थ शुद्ध पदार्थ होते हैं वो कैसे, समान कणों से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण है। तो बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, या समांगी विषमांगी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ऑप्शन ए सही जाएगा। ठीक है, ये सब टॉपिक अच्छे से थ्योरी क्लास में पढ़ा दी हूँ, बहुत एग्जाम्पल के साथ समझा के। तो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके ज़रूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, ये सब एनसीईआरटी से है और एनसीईआरटी में प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण है। तो मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का कैसा मिश्रण है? समांगी विषमांगी या समांगी मिश्रमांगी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मिश्र धातु होते हैं वो समांगी मिश्रण है। कैसा है? समांगी मिश्रण है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है? क्या पूछा गया है? मिश्र धातु नहीं है। कांसा, पीतल, स्टील, लोहा। तो लोहा यानी आयरन। आयरन मिश्र धातु नहीं है, एक अकेली धातु है। मिश्र धातु यानी 2 या 2 से अधिक धातु या धातु अधातु। हर जगह आपको धातु लिखी मिलती है, लेकिन अधातु भी मिलते हैं। धातुओं के साथ अधातु मिलकर एक मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, तो ये कांसा, ये 2 धातुओं से मिलकर बना है, पीतल भी, स्टील भी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 4 सही है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न वही मिश्र धातु का एग्जाम्पल पूछा गया है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, मिश्र धातु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए मैं कल एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, उसके सारे मतलब कौन से, जैसे पीतल, ब्रॉन्ज या स्टेनलेस स्टील, ठीक है, या अमलगम किन किन धातुओं से मिलकर बने हैं और इनका उपयोग कहाँ पर होता है, इनको बना के और उनसे बनने वाले 10 प्रश्नों को सॉल्व करवा दूंगी। तो पीतल की बात करते हैं तो पीतल किससे मिलकर बना है? जिंक और लोहा से नहीं, जिंक और कापर से। किससे? जिंक और कापर से मिलकर बना है। कुछ टॉपिक हैं जिन्हें आपको रटना जरूरी है। मिश्र धातु है तो इसमें आपको ये पीतल किससे मिलकर बना है? जिंक कॉपर, इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे निकालना है, जैसे अभिक्रिया वाला है, ये सब हम समझ के याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैस, जल, विलयन का उदाहरण है? आपको बताना है, यानी गैस और जल का उदाहरण है। तो शरबत में क्या है? गैस नहीं है। अल्कोहल पानी में भी नहीं है। सोडा जल में क्या होता है? गैस और जल का विलयन होता है। अगले प्रश्न को बताइए। अगला प्रश्न है, सोडा जल में घुली गैस कौन सी है? पानी है, या ऑक्सीजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या आप मीथेन है? तो ऑप्शन आपका सी सही जाएगा। सोडा जल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आप स्प्राइट पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, ये सब में भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला प्रश्न है, बिलियन के कणों का आकार कितना होता है? तो बिलियन के कणों का आकार कितना होता है? तो बिलियन के कणों के आकार की जो हम बात करते हैं तो 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से कम, ऑप्शन आपका दूसरा सही जाएगा। कौन सा? दूसरा सही जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? बिलियन एक समांगी मिश्रण है, ये सही है। बिलियन एक समांगी मिश्रण है। नमक और जल का मिश्रण विलयन होता है, सही है। विलयन में प्रकाश की किरणें फैल सकती हैं, तो यही आपका असत्य जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे निगेटिव पूछा गया तो ये निगेटिव सही जाएगा। देखिए, हर विलयन में प्रकाश की किरणें नहीं पार करती, कोलाइड्स में फैलती हैं। किसमें? कोलाइड्स में पड़ती हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक 300 ग्राम विलयन में 350 ग्राम विलय साधारण नमक विलय है, विलयन की सांद्रता। तो आपको यहाँ पे बताना है विलयन की सांद्रता। क्या बताना है? विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता निकालने के लिए हमारा फार्मूला आप एक लिख लीजिए। फार्मूला मतलब हमारा नहीं है, फार्मूला लगाना पड़ता है, जिसमें है विलय का द्रव्यमान। क्या है? विलय का द्रव्यमान आप लिख लीजिए, अगर यहाँ पे समझ में आए। विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। क्या है? विलयन का द्रव्यमान। विलयन में क्या आता है? विलय और विलायक। विलयन के 2 पार्ट होते हैं। क्या होता है? विलय और विलायक। तो इसको निकालते समय ये भी ध्यान रखना है, और इसको 100 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में पूछा गया ना, तो 100 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमें निकालना है, तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? विलय का द्रव्यमान कितना दिया है? 50। ठीक है, 50। इसके बाद विलयन 300 दिया है। अब हमें यहाँ पे विलयन दिया है ना, तो विलयन के कितने पार्ट होते हैं? 2, विलय और विलायक। तो यहाँ पे विलायक है 300 ग्राम, विलयन में दिया है, लेकिन आप समझने की ये कीजिए कि विलयन में इतना क्या है?
1 बिलियन है, तो जैसे आपसे कहा जाए 300 ग्राम पानी के 1 बिलियन में, ठीक है, इतना साधारण नमक है। तो यहाँ पे ये दिया गया है, और जब हम यहाँ बिलेन का निकाल रहे हैं तो 300 ग्राम, और ये यानी ये विलायक है यहाँ पे, और ये विलेय है, तो विलेय और विलायक मिलकर विलेन बनाते हैं। तो यहाँ पे आप 300 ये और ये कितना कर देंगे, दोनों जोड़ेंगे विलेय विलायक को, तब विलेन बनेगा 350 हो जाएगा। 100 से आप गुणा करके सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए ये काट कर दीजिए, ये कट कर दीजिए, 5 से 1 और 5 सत्ते 35, 7 से जब आप काटेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, 30 हो गया। आप लिख लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है। अब 7 चौक 28, ठीक है, यहाँ पे 2 बच्चे, आप पॉइंट रख दीजिए, 0 करेंगे तो 7 कितना जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, 14 गया तो 6 बचा ना, यहाँ पे लिख लीजिए 60 हो जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा आपका 7 8 56, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका ये सही जाएगा। आपको इतना काटने की ज़रूरत नहीं थी, 14.2 आया था, तो आप यहाँ पे 3 ऑप्शन लगा सकते थे। समझ लीजिए एक बार इससे प्रश्न बहुत बनते हैं, बस मात्रा बदली थे। तो बिलियन बहुत अच्छे से पढ़ा दी हूँ, आप देख लीजिएगा थ्योरी क्लास। नहीं देख रहे हैं तो बिलियन के 2 पार्ट होते हैं, विलेय होता है, विलायक होता है। जैसे आप शरबत बना रहे हैं तो शरबत में पानी विलायक है, विलेय जो घुल रहा है चीनी विलेय है, ठीक है। तो जब हम इनकी सांद्रता निकालते हैं तो जैसे परसेंटेज में पूछा है 100 से गुणा करते नहीं करते हैं तो ऐसे, लेकिन यहाँ पे विलेय निकालने के लिए विलेय और विलायक को जोड़ेंगे और यहाँ पर विलेय को रखेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया है, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती आप कमेंट कर दीजिएगा, उससे अलग एक शॉर्ट में बना दूंगी। प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड्स के लिए सही कथन नहीं है। कोलाइड्स के लिए तो यह एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। इसके कणों को नग्न आँखों से देखा नहीं जा सकता है। इसके कण प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन करते हैं। इसमें कोई नहीं है। तो कोलाइड्स कैसा, विषमांगी मिश्रण है। यहाँ पे ऑप्शन 1 ही सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 सही जाएगा। और इनको नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, बिल्कुल जैसे दूध कोलाइड से नहीं देख सकते हैं दूध के कणों को, लेकिन क्या है, इनमें प्रकाश की किरणें क्या करती हैं, फैल जाती हैं, प्रकीर्णन करती हैं। प्रश्न वही है, यहाँ में पूछ लिया गया, प्रकाश की किरणें का विलयन में प्रकीर्णन कहलाता है, क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। अभी बताया, यानी जब कोलाइड्स में ये यहाँ पे देखिए प्रकाश की किरणें जब फैलती हैं, जैसे कि आप कोहरे में जब गाड़ी जाती है तो गाड़ी की प्रकाश की किरणें, या किसी अंधेरे कमरे में जो झरोखे या खिड़कियां होती हैं उनसे जब प्रकाश की किरणें आती है तो किरणें फैल जाती हैं और उसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स भी दिखाई देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। अगला प्रश्न है, द्रव गैस के कोलाइड्स को क्या कहते हैं। द्रव गैस के कोलाइड्स को फोम कहते हैं, इमल्सन कहते हैं, एरोसॉल कहते हैं, जल। तो ऑप्शन सी सही जाएगा। इन सब पर भी थ्योरी में वीडियो बना दिए हैं। अगला प्रश्न है, कुहासा का उदाहरण है, क्या है, कुहासा का उदाहरण है। ऑप्शन ए फोम, ऑप्शन 2 है सॉल, ऑप्शन 3 है एरोसॉल, ऑप्शन डी है जल। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 3 सही जाएगा, एरोसॉल। क्या है, एरोसॉल। अगला प्रश्न है आपका, इमल्सन उदाहरण है, फोम का, जल का, एरोसॉल का या दूध का। तो ऑप्शन आपका डी सही जाएगा। इमल्सन किसका उदाहरण है, दूध। अगले प्रश्न को देखिए, अब प्रश्न आपके आ गए हैं, अभी धातु अधातु विलयन इनसे सब पूछेगी। अब आपका आ गया पदार्थों का पृथक्करण, ठीक है, ये भी चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। तो नमक और अमोनियम क्लोराइड को किस विधि से अलग करेंगे, ठीक है, छानन से, छान कर, ऊर्ध्वापातन से या क्रोमेटोग्राफी से, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका जो सही जाएगा, ऊर्ध्वापातन यानी सब्लिमेशन के द्वारा। क्या होगा, देखिए अमोनियम क्लोराइड आपको बताए थे, कपूर, नेफ्थालीन, ये सब बताए थे। तो ये क्या था, एक ऐसा ठोस था तो सीधे गैस में बन जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको मतलब अलग करना होता तो क्या होगा, ये ठोस है, अब ये सीधे अमोनियम क्लोराइड गैस में बदल जाएंगे और नमक हमें प्राप्त हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी से कलर को प्राप्त करते, छानन से क्या करते, जब कोई ठोस और लिक्विड होगा तब हम छानकर इस विधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, स्याही के रंगों का पृथक्करण किस विधि से किया जाता है। क्या है, स्याही के रंगों का पृथक्करण किस विधि से किया जाता है, वाष्पीकरण से या ऊर्ध्वापातन से या क्रोमेटोग्राफी से, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी रंगों का दिया गया है, जब जहाँ पर आपको रंगों से बात की जाए तो वहाँ पे क्रोमेटोग्राफी आप लगाएंगे। क्या है, क्रोमेटोग्राफी लगाएंगे। अगर प्राप्त करने की जाए, ठीक है, यानी जब हम स्याही को कैसे प्राप्त करते हैं तो वाष्पीकरण से भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या है, वाष्पीकरण से, वाष्पीकरण और ये क्रोमेटोग्राफी। लेकिन जब यहाँ पे क्या रंगों की भी बात की गई, क्रोमेटोग्राफी भी दिया गया है, तो आप क्रोमेटोग्राफी लगाएंगे। को देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पृथक्करण की विधि नहीं है। तो प्रभाजी आश्वन, क्रोमेटोग्राफी, ऊर्ध्वापतन या घुलना। तो आपका 4 सही चला जाएगा। यहाँ तो बिल्कुल आसान दिया गया है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, वायु में उपस्थित गैसों को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? गैसों को यानी वायु में जो गैसें हैं उन विभिन्न गैसों को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है प्रभाजी आसवन, ऑप्शन बी है क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन 3 है ऊर्ध्वापातन, ऑप्शन 4 है छानन। तो आपको अगर सब नहीं आता है तो आप ऐसे रखिए क्रिस्टीकरण क्या होता है, जैसे नमक, चीनी, ये सब जो क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त करते हैं ये हो जाएगा गैसों की, इससे हो नहीं सकता है। ऊर्ध्वापातन पे आप कर सकते हैं, लेकिन ऊर्ध्वापातन में आपको सब्लिमेशन में बताया गया ठोस से सीधे गैस, गैस में होती है लेकिन ठोस, तो वायु ये भी नहीं जाएगा, छानन जाएगा नहीं। तो प्रभाजी आशवन क्या है? प्रभाजी आशवन। प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है, कम अपक्रियाशील वाली धातु कौन सी है? सोना, चांदी, तांबा, उपयुक्त तीनों। तो उपयुक्त तीनों है, क्योंकि सोना, चांदी, तांबा ये ऐसी धातुएं हैं, ये कम अपक्रियाशील होती हैं, इसी के कारण हम उनका उपयोग जैसे ज्वेलरी बनाने में, ठीक है, इनका उपयोग करते हैं। क्योंकि अगर ये अपक्रिया करने लगे तो सोने की कोई सामान इतने दिनों तक बनाकर हम रखें तो ये आसपास की गैसों से अपक्रिया जल्दी नहीं करती हैं, बहुत कम करती हैं, ठीक है। सबसे कम सोना करती हैं, चांदी उसकी अपेक्षा करती है। इसीलिए क्या है कि जो चांदी की पायलें वगैरह लोग पहनते हैं तो 5 से 6 महीने बाद क्या होता है, वो काली पड़ने लगती हैं। तो इनकी भी होती है, तांबे की भी होती है, लेकिन क्या है, कम अपक्रियाशील वाली। तो सोना, चांदी, तांबा ये तीनों है। तो उपयुक्त आपका 3 सही जाएगा, ऑप्शन चौथा। प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है, लोहे की जंग से बचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यष्टिलेपन, गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण या उपयुक्त तीनों। तो ये इसमें लोहे से जंग को बचाने में ये एक ही विधि है, कहने में अलग अलग कहा गया है, ठीक है। तो इन तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न को देखिए, किसकी अधिकता से विल्सन रोग होता है? कार्बन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ऑप्शन आपका दूसरा सही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बायो में भी पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री में भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपका आता है क्रिस्टलीकरण कैसा परिवर्तन है? क्रिस्टलीकरण कैसा परिवर्तन है, रासायनिक या भौतिक? तो रासायनिक या भौतिक परिवर्तन बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आए कमेंट करिएगा, अलग से एक वीडियो बना के कुछ प्रश्नों को सॉल्व। तो क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, जब हम नमक प्राप्त करते हैं या चीनी का क्रिस्टलीकरण होता है तो इसमें क्या होता है, इनके रंग, रूप या किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं होता है। तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है? क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। को देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? गैलियम का, सोडियम का या सीजियम का या लोहे का? तो इसमें आपका ऑप्शन, हाँ, गैलियम एक हो गया और सीजियम। तो 1 और 3 आपको देखना है किस में है। तो 1 और 3 ऑप्शन सी सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी सही है? ऑप्शन आपका सी सही है, 1 और 3 गैलियम और सीजियम, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यता कैसी होती है? यहाँ पे धातु ऑक्साइड की पूछी गई है। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यता यानी कभी कभी उदासीन भी होती है, तो सामान्यता क्षारीय होती है। ऑप्शन 2 सही जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 2 सही जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है, धातु की ऑक्साइड प्रकृति सामान्यता कैसी होती है? तो ये कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है, पानी में नमक या चीनी का घुलना कौन सी प्रक्रिया है? तो पानी में नमक या चीनी का घुलना यह एक भौतिक प्रक्रिया है। कैसी है? भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। तो आप भौतिक प्रक्रिया भी है और भौतिक प्रक्रिया, हाँ, यहाँ पे ऑप्शन सब पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे उत्कर्मणीय विधि है। तो भौतिक प्रक्रिया उत्कर्मणीय प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 3, तो ऑप्शन 4 सही जाएगा। कट कर दीजिए, ऑप्शन 4 सही जाएगा। भौतिक प्रक्रिया है और उत्कर्मणीय प्रक्रिया है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है, भोजन से दुर्गंध आना कौन सी प्रक्रिया है? या एक भौतिक प्रक्रिया है, या एक रासायनिक प्रक्रिया है, या एक अनुत्कर्मणीय प्रक्रिया है? उपरोक्त 2 और 3। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन 4 सही जाएगा। क्या है? भोजन में दुर्गंध आना कैसी प्रक्रिया है? यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। और 3, यह अनुत्कर्मणीय प्रक्रिया है, यानी जब भोजन खराब हो गया है, उसमें दुर्गंध आने लगी है, तो वापस भोजन को हम पुनः उसके जो प्रीवियस फॉर्म था, ठीक है, अच्छा भोजन था जो खराब नहीं हुआ था, इस रूप में नहीं ला सकते भोजन को। तो यानी अनुत्कर्मणीय। उत्कर्मणीय मतलब जैसे पहले अवस्था थी, फिर परिवर्तन होकर दूसरी अवस्था में हुई, फिर पुनः पहली अवस्था में आना, जैसे पानी से बर्फ बनना, बर्फ से फिर पानी में आना, तो ये उत्कर्मणीय, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 सही जाएगा। यह यानी रासायनिक और अनुत्कर्मणीय प्रक्रिया है। आप ध्यान रखिएगा एक पॉइंट कि रासायनिक प्रक्रिया अनुत्कर्मणीय प्रक्रिया होती है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला है, पेट्रोलियम किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम प्रभाजी आसवन द्वारा। ऑप्शन आपका ए सही जाएगा, प्रभाजी। अपकेंद्रण विधि क्या होती है? अपकेंद्रण और अभिकेंद्रण विधि होती है, यानी जब बल केंद्र की तरफ लगे तो अभिकेंद्रण, और जब बाहर की तरफ लगे, जैसे दही से जब दही मथ रहे हैं, ठीक है, मथनी से, या वॉशिंग मशीन, तो इसमें
बाहर की तरफ बल लग रहा है, ठीक है। तो जैसे जब दही मत्था जा रहा है तो साइड में मलाई बाहर आ रही है, यानी बल हम बीच में लगा रहे हैं और फिर वो छन के साइड में जा रहे हैं। तो ये अपकेंद्रण होगा चुंबकीय पृथक्करण, यानी जो चुंबक से आकर्षित होने वाले तत्व हैं उनको अलग करना। फिल्ट्रेशन होगा नहीं, तो ऑप्शन आपका एक सही है। इस टॉपिक से बनने वाले हमारे 49 प्रश्न थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये लगभग 6 साल के प्रश्न प्रैक्टिस को लेकर के, जो बिहार है और झारखंड का हुआ है, यूपी का टेट का है, ठीक है। इन सब में इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सबको यहाँ पे सॉल्व करवाई हूँ। ये कैसे लगा है, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।